हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं माननीय सिंह स्वागत करता हूँ। राइट। तो अभी तक हमने जो कि जो रेगुलर बेस पे चल रही बीपीएससी की टेस्ट सीरीज, राइट, स्पेशल फॉर बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, राइट, उस टेस्ट सीरीज में हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हम अभी तक कर चुके हैं 88 क्वेश्चंस हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। उसके बाद हम जो आगे चलने जा रहे हैं वो 89 में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और रेगुलर बेस पे जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं वो ज्वाइन कर लें। और एक चीज बताऊं कि बच्चे टेस्ट सीरीज तो पढ़ते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक बार सब्सक्राइब आप कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर बेस पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें। और जो भी बीपीएससी की जो आंदोलन चल रहा है, राइट, उसके रिगार्डिंग बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं। इसमें से एक मांग तो हो गई है, बस दो मांगे बची हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या चाहते हो वो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप चाहते हो कि फॉर्म ओपन हो, रीओपन हो, और साथ में और क्या चाहिए? और आज तो कुछ ना कुछ आएगा आयोग के द्वारा, देखो क्या आता है, क्योंकि आज सुनने में आ रहा है कि अभ्यर्थी और उनके बीच एक मीटिंग है ना? हाँ, चेयरमैन के साथ। तो आज देखो क्या आता है। और बाकी आप रेगुलर बेस पे पढ़ते ही रहिए, क्योंकि अगर नहीं डेट आगे पीछे होती है तो भाई फिर एग्जाम तो देना ही है, इसलिए टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसको पढ़े। ओके। तो 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 89 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ठीक है। असत्य पूछे तो ऑप्शन ए, जो 1916 में कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वो हुआ था लखनऊ में। तो उसके लिए कौन से ये चार वर्ड, चार जो ऑब्जेक्ट है, वो उनमें से कौन सा असत्य पूछा है? तो ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये तो भाई की थी ना, तो यही असत्य है। तो यही निकल आया पहले ही। और बाकी तो फिर सही होंगे, और होंगे क्यों नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब ये असत्य ही है, की थी ना उन्होंने, अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता क्या की थी। ठीक है। ऑप्शन है, अब ज्यादा आगे जाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो हमें क्या है कि टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो इसलिए स्पीड में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं बता पाता हूँ, घुसता नहीं हूँ, क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज के रूप में करना। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो भारत की जो स्वाधीनता का समय था, उस टाइम महात्मा गांधी क्या थे, मतलब कौन से पद पे थे या क्या कर रहे थे, राइट, ये सारी चीजें बताना है। हाँ। तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस टाइम, जब स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। याद रखेंगे कि आप नहीं रखेंगे, रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बताना चाहूंगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था गांधी जी ने? तो 1934 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। फिर भी औपचारिक रूप से कभी सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया। ठीक है, बस इतने याद रखिएगा। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या बोला? स्वामी सहजानंद, क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, भाई उन्होंने किस, स्वामी सहजानंद ने कौन सी पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया था? ठीक है। तो स्वामी सहजानंद किससे रिलेटेड है भाई? उन्होंने ज्यादातर किसान आंदोलन दिए, तो कृषक समाचार तुम सोच रहे होगे, लेकिन नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। ठीक है। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो उन्होंने क्या किया था? हुंकार नामक, ये सहजानंद ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? हुंकार, सॉरी, हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय, क्या अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? जो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो आप सभी बच्चे बताएं। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण या दांडी यात्रा? तो भाई सबको पता है कि चंपारण ही होगा। जब बिहार गए थे, राइट, गांधी जी, कौन लेके गया था? राजकुमार शुक्ला जी, राइट, उनको लेके गए थे। तो याद रखिएगा कि वो कौन सा साहसिक उनका पहला कदम था, वो था चंपारण आंदोलन इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? बताओ गलत है कि नहीं? ये गलत है कि या सही? बताओ, आप बताओगे गलत है या सही। मैं इस, जल्दी से जल्दी आप सोच के बताएं। हाँ यार, चंपारण से पहले उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया था। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह की डेट याद आ रही कि क्यों 1919 में हुआ था ना। इससे पहले, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो
कि गलत हो जाए आपका, नहीं गलत हो गया, सॉरी माफी चाहूंगा। हाँ, इसका आंसर होगा रॉलेट सत्याग्रह। अब क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ, सॉरी गलत नहीं बताऊंगा, जो भी है सही बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसका आंसर है, गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। समझिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो भाई पहला साहसिक कदम 1919 में रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। क्या क्या? होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित हैं। बस, तो इसका जो साहसिक कदम अगर माना जाए उनकी, हाँ ये चंपारण वगैरह हो गए इनके साहसिक कदम में से है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला साहसिक कदम कौन सा था, तो वो रॉलेट रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगले अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर डरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? बताइए। जब चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने के बाद जो नरमपंथी ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? स्वराज का, इंडियन फ्रीडम पार्टी का, इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रीडम फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इंडियन लिबरल फेडरेशन? तो बताइए इसका आंसर। सभी आंसर बताएं, एक बार पढ़ लिया करें। अगर मेरे से कोई वर्ड गलत बोल दिया जाए करो, तो एक बार आप भी पढ़े पढ़े करें, क्योंकि सामने क्वेश्चन खुला है। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, खुद से पढ़ेंगे तो और ज्यादा स्पीड में आंसर दे पाएंगे, बिल्कुल। तो उन्होंने नई पार्टी का जो गठन किया था वो किया था इंडियन रिबलर रिबल हाँ, रिबलर फेडरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल, डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? बताइए, किसने बोला था कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्हें हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा गया है? किसने बोला था ये? बताइए। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर ने, या अरुणा अस्फाक अली ने? बताइए। हाँ, किसने बोला था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो बोला था सरोजनी नायडू। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, किसने बोला था? सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे 95 क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़िएगा 95। यह कथन, हम भारत को या तो आजाद करेंगे, ये जो कथन है हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? ये कथन किससे जुड़ा है? या तो, या यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? बताइए। सबने अवज्ञा आंदोलन, हाँ, असहयोग आंदोलन, या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए इस किस आंदोलन से रिलेटेड है? हाँ, बताइए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी। देखो, अगर आप मन में कोई कमेंट नहीं करता, मैंने एक चीज देखा कि कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। हम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एग्जाम आपको देना है, मेरे को तो देना नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी आप और अच्छा कर पाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है 96। भारत के विभाजन का वोल्कन प्लान उपज था, राइट? भारत के विभाजन का जो वोल्कन प्लान था वो किसके मस्तिष्क का था, या किससे रिलेटेड था? बताइए, किसके दिमाग का था? तो वो था लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं नहीं कहूंगा कमेंट करो, क्योंकि आप कमेंट करते ही नहीं है। इसके बाद 97 क्या है? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउसन द्वारा, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? बताइए, लोकसभा की जो परीक्षा थी, लोक सेवा आयोग की, सॉरी लोक सेवा नहीं, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत के साथ एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो सभी बच्चे इसका आंसर की कोशिश करें, आंसर दें। हाँ, देते चले आंसर। 97 का आंसर दें। बिल्कुल, वो थी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। किसके द्वारा?
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ये इनके द्वारा क्या था कि उन्होंने कहा था कि लोक सेवाओं की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ये किसने किया था? चेम्सफोर्ड। याद रखना 97 का हो गया आंसर नंबर सी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की कोशिश करेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? बताइए, चार ऑप्शन है: जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो किसने ये बोला था कि भाई जो 1935 या 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था वो गुलामी का अधिकार पत्र था? ये किसने बोला? तो वो गुलामी का अधिकार पत्र था, वो बोला था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? बताइए। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883, ये भी याद रखिएगा, 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया? तो सभी बच्चे आंसर दें इसका, किस आयोग के द्वारा किया गया? हंटर आयोग, हाँ, हार्टोग आयोग, स्ट्रैची आयोग या इंडिगो आयोग? तो किसके द्वारा किया गया था इसका? बिल्कुल, तो स्ट्रैची आयोग द्वारा दुर्भिक्ष संहिता 1883 की गई थी। स्ट्रैची आयोग के द्वारा क्या किया गया था? 88 का जो दुर्भिक्ष संहिता, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता था, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 1928 का जो साराबंदी आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे। 100 में क्वेश्चन का आंसर एकदम स्पीड के साथ देने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो वो साराबंदी आंदोलन था 1928 में, किसके नेतृत्व में किया गया था? जल्दी बताएं। आप आंसर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, चले। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? भाई ये तो आपको आंसर पता ही होना कि जो आधुनिक बिहार है, राइट, उसके निर्माता किसे माना जाता है, क्योंकि बीपीएससी का पेपर है। अगर इसमें ये क्वेश्चन नहीं दे पा रहे तो ये आप भाई लानत है। तो बिल्कुल सज्जदानंद सिन्हा को माना गया। सज्जदानंद सिन्हा को माना गया। इसके बाद ओजोन परत मुख्यतः जहां अवशोषित है, वो अवस्थित रहती है, वह स्थान कौन सा होता है? बताइए। जो ओजोन परत होती है, राइट, वो कहाँ पर स्थित होती है? ये बताना है। बताइए सब लोग आंसर। बिल्कुल, वो स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया स्ट्रेटोस्फियर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिएगा। इसके बाद चलेंगे, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हरित गृह गैसों से, अम्लीय वर्षा से, ओजोन परत से या संकट ग्रस्त प्रजाति से? बताइए, स्पीड के साथ आंसर दें इसका। हम्म, हाँ, देते चलें। आंसर देंगे तभी। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं ना, तो ये सही नहीं रहता है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? वो है ऑप्शन नंबर ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से है? वो है ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? मतलब जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है, राइट, तो वो मतलब इन चार बीमारियों में से, मतलब ये चार कैंसर के नाम है, इनमें से किस कैंसर के लिए उत्तरदायी होंगे? कहने का मतलब ये है। तो वो यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखी कैंसर या त्वची कैंसर? तो इसका आंसर है त्वची कैंसर, राइट। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे कौन सा कैंसर होता है? राइट, हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे कौन सा कैंसर होता है? वो त्वची कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिख रहा है ना सब बच्चों को? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। 105वां क्वेश्चन,
देखो 105 क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमंडलीय उष्णता जो ग्लोबल वार्मिंग होती है के परिणाम स्वरूप कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको सही चुनना है जो ग्लोबल वार्मिंग के तहत। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोला सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भाई ये तो नहीं हुआ है, ये तो गलत है। हिमनद द्रवीभूत होने लगे। बिल्कुल भाई, ग्लोबल वार्मिंग की जगह जो हिमनद है वो द्रवीभूत होने लगे, हाँ होने लगे। समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, जो आम में बौर आते ना अंदर, राइट, तो वो आने लगे, ये भी बात सही है ग्लोबल वार्मिंग की तहत। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी बात सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा देखो, कहने का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो उससे भाई जो हिमनद है, जैसे हिमालय है, वहां की बर्फें हैं, हिमनद है, वो पिघल कर नदियों में पहुंच गई हैं, और वो समुद्र में पहुंचा। और कई समुद्र के तट ऐसे हैं जो डूब चुके हैं, राइट। तो हिमनद द्रवीभूत होने लगे, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद समय से पूर्व आम में बौर आने लगी। हाँ, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसी वजह से समय से पूर्व क्या होता है, आम में क्या बौर आने लगा है, ये भी बात सही है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव तो पड़ता है इस वजह से, ये तो आप समझते हो। लेकिन जो पहला पॉइंट है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, कहाँ हो गए भाई, ये नहीं हुआ है। तो ये जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2, 3, 4। बताइए सही बताया कि नहीं। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान है। ठीक है, पद्धति या इन इन सेतु वाली पद्धति अपनाते हैं। भाई इन सेतु मतलब जो होते हैं कि एक जगह पर पैक टाइप का करना, एक जगह पर, जैसे कि ये इन सेतु कह दिया कि यहाँ पर भाई चीता चीता रहेंगे, राइट, इस तरीके से इसको कुछ जानवर रख दिए इन सेतु के अंतर्गत। मतलब क्या, स्वस्थान है। और एक सेतु जो होता है जो खुला होता है, राइट। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं, वनस्पति उद्यान आता है, राष्ट्रीय पार्क आते हैं, नहीं नहीं लगा है, सॉरी नहीं पूछना। तो इन चार में से कौन नहीं आता है ये बताना है इन सेतु के अंतर्गत। इन सेतु एक सेतु जानते हो ना। बताइए भाई, कोशिश तो मैं पूरा करता हूँ कि आपको समझाने की, आप समझ गए होंगे उस पॉइंट को कि क्या समझा रहा हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी, बी ऑप्शन जिसने बताया, वनस्पतिक उद्यान जो होते हैं वो इन सेतु के अंतर्गत नहीं आते, वो किसके आते हैं, एक्स सेतु के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। चलें इसके बाद, भाई अगला क्वेश्चन है, ये तो आप बता देंगे, करंट का क्वेश्चन है। 107वां, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है। भाई करंट का क्वेश्चन है, वो है सोमपेन। कौन सी जनजाति है, तो सोमपेन है, जो पहली बार कहाँ की जनजाति है, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पहली बार लोकसभा में इन्होंने वोट किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब करंट का क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। 108वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है भाई। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस का 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। भाई दोनों बात सही है कि इसका जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो कहाँ आयोजन हुआ है, नासिक में। बिल्कुल एक बात सही है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, उसका कौन सा संस्करण था, वो 27वां ही था आई थिंक। मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुको, एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल 27वां कंफर्म था, तो उसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ, नासिक में। भाई याद रखना, इसका संस्करण कौन सा था, 27वां। दोनों याद रखना, नासिक महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 119वां क्वेश्चन, क्या वो 109वां क्वेश्चन बोल रहा है, करंट का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव कौन सा, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। याद रखना, इंपोर्टेंट है ये, 2024। तो भैया ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है 2024, ये कहाँ आयोजन किया गया, तो ये किया गया, कहाँ आयोजन किया गया, ये किया गया नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ किया गया, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो ये भी याद रखिए, 3 से 10 जनवरी के बीच। ये जनवरी की करंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलें इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर। भाई करंट के क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा करने की। 10वां क्वेश्चन बोला, मोबिलिटी, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। भाई भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। बस ये पूछा है, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। बताइए, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2010, वो सॉरी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जल्दी बताइए स्पीड के साथ। बिल्कुल जल्दी बताइए इसका आंसर।
हाँ, तो इसका जो आंसर है वो भी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। कहाँ होगा? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। कहाँ पर किया गया? मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो नई दिल्ली के मंडपम है, भारत मंडपम, वहां पर आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा, कला उत्सव नई दिल्ली, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 लखनऊ, और बीएसई एक्सपो 2024। भैया मैं बताऊं, इंडस फूड 2024 का जो आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा, एकदम करेक्ट आंसर है भाई। इसके बाद कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वो भी नई दिल्ली, एकदम करेक्ट आंसर। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ इज द गलत गलत। ये कराया गया हरियाणा। कहाँ पर किया गया? हरियाणा फरीदाबाद में किया गया। याद रखिएगा, कहाँ किया गया? हरियाणा फरीदाबाद। हरियाणा के कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद में। सॉरी, फरीदाबाद, याद रखिएगा। ओके। इसके बाद बीएसई एक्सपो 2024 वो भी नई दिल्ली में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ चलिएगा, क्योंकि गलत पूछा ना यहाँ पर, देखिए गलत पूछा कि नहीं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद 112वां क्वेश्चन बोलेंगे। 112वां क्या है? जुलाई 2024 में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित रेडियो मयूर, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के रिगार्डिंग, रेडियो मयूर, हाँ, रेडियो मयूर का 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या कहने का मतलब है कि जो बिहार राज्य में स्थित रेडियो मयूर को 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कहाँ? सारण, भागलपुर, राजगीर, किस जिले में स्थित है? वो कहाँ पर? रेडियो मयूर कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। इनको क्या, कौन सा पुरस्कार? 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार। तो वो कहाँ स्थित है? सारण, भागलपुर, राजगीर या पटना? तो ये स्थित है रेडियो मयूर, वो है सारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इज द सारण जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद मार्च 2024, सॉरी, मार्च 2024 बिहार में किस किस व्यक्ति को पहले, कौन सा व्यक्ति है बिहार में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो वो किया गया मैथिली ठाकुर। ठीक है, किसे किया गया? मैथिली ठाकुर इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला? उन्हें मिला है कि बिहार के किस व्यक्ति को पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के कल्चरल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है मैथिली ठाकुर इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सारे। 114वां क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2024 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राइट, जो प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया 2024 में जनवरी में, वो किस बच्चे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? वो किया गया मोहम्मद हुसैन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोहम्मद हुसैन इज द राइट आंसर। इसका होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद, जो बालक है मोहम्मद हुसैन, उसको प्रदान किया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, 115वां क्वेश्चन को। तो 115वां क्वेश्चन क्या बोला? सॉरी, 115वां क्वेश्चन बोला जनवरी 2024 में बिहार की किस प्रमुख हस्ती को पद्म विभूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? वो है कौन से? चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, शारदा सिन्हा, दीपक ठाकुर या पंकज त्रिपाठी? तो भाई पद्म विभूषण जिनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई वो है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, पद्म पद्म विभूषण। हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल में बिहार पर्यटन नीति 2024, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बिहार पर्यटन नीति 2023 नॉट 24। भाई साहब इससे क्वेश्चन आएगा ही, ये कब, इसको कब मंजूरी प्रदान की गई? तो जनवरी, दिसंबर, जुलाई, तो ये है जनवरी 2024। ठीक है, तो ये कब की गई? नहीं, ये जनवरी नहीं, दिसंबर 2024, थोड़ी माफी चाहूंगा, दिसंबर 2023। हाँ, वहीं आसपास है ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी, माफी चाहूंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दिसंबर 2023। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, बिहार पर्यटन नीति में मैं आपको बता दूं, पीपी मोड पे क्या बनाए गए? ये 3 स्टार और 5 स्टार होटल भी बनाए गए हैं। ठीक है, और ये पर्यटन नीति के तहत तो बहुत सारा काम हुआ। तो ये बिहार पर्यटन नीति 2023 को पढ़ के जाना, एक आध क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किसे? ठीक है, तो हिंदी साहित्य अकादमी
का पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया वो किसे, तो भैया वो प्रदान किया गया, वो किया गया संजीव जी को। किस कौन सी रचना है उनकी, तो उनका उनकी वो रचना है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, है ना। तो बस इस रचना को मिला है संजीव जी को, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की, तो भाई इसमें से सीधे आंसर बता दो, तो ये जो की है माधव गोडबोले ने। याद रखो बाबरी, मतलब बाबरी मस्जिद से जो राम मंदिर बना है उसके रिगार्डिंग, उसके पूरी जो की व्यवस्थित जानकारी है उनकी पुस्तक में, उसका नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। पुस्तक की रचना माधव माधव जी ने की है, किसने की, माधव गोड बोले ने। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। करंट के क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा मैं जल्दी करा दूं पूरे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल, भाई जो केंद्र सरकार ने बोला कि जो पाम ऑयल के तहत किस वर्ष पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य किया गया। पाम ऑयल होता है ना, तो उसका 3 गुना लक्ष्य करना है, तो मतलब केंद्र सरकार ने कौन सा वर्ष चुना है कि उस वर्ष तक 3 गुना किया जाए। तो इसका आंसर सभी बच्चे बताएं, तो वो किया है 3 गुना करना है 2030। ठीक है, पाम ऑयल को याद रखना। इसके बाद 120वां क्वेश्चन देखेंगे। 120 क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, तो वो किसको किया गया भैया, गरबा। बिल्कुल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भैया सबको पता है ना। अब भाई ये तो नहीं बताऊंगा, अब आप कहोगे भाई कर लो, बता दो, नहीं बताएंगे। इसके बाद 121 क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से समर प्रणाली का संबंध किससे है, भाई समर, वायु रक्षा प्रणाली, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, वायु रक्षा प्रणाली। भाई करंट का क्वेश्चन है, आपको बनने भी चाहिए करंट, अगर आपने नहीं पढ़ी तो सीखते जाओ। समर प्रणाली किससे संबंधित है, भाई वायु रक्षा प्रणाली से है। इसके बाद अगला है, हाल ही में 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, भाई सोशल जस्टिस याद कर लो, ये बनी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, याद रखना। किसकी प्रतिमा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कहाँ पर बनाई गई, तो ये बनाई गई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो भैया वो किया गया 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई नहीं बनेगा क्या ये क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया वो है अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने ना ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 124, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024, ठीक है, पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, भाई ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 किसने जीता, तो भाई रोहन बोपन्ना ने तो युगल में जीता, इन दोनों ने, रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो युगल वाला है, तो मैथ्यू मैथ्यू एबडेन, इन दोनों ने मिलके कौन सा जीता है, इन्होंने तो युगल वाला जीता, बट उसने पूछा कि एकल पूछा है। ठीक है, तो एकल के लिए कौन आंसर हो सकता है बताइए, बिल्कुल, तो वो है यानिक सिनर, ये एकल खिताब जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का। इसके बाद 125 में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की जाती है, बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है, माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वो की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में जॉम्बी डियर डिजीज, कौन सी, जॉम्बी डियर डिजीज का प्रसार हो रहा है, तो बताइए कौन सा क्षेत्र है जहां पर जॉम्बी डियर डिजीज, सॉरी डिजीज का जो कि क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, आपको बताना है, जल्दी से आंसर दें इसका। बिल्कुल, तो ये हो रहा किस तरफ, अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, और सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 127वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में बनने वाला आपका सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से देश में, अपने देश में, सॉरी देश में बनने वाला अब तक का सर्वेक्षण जहाज,
अपने देश में जो सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो आईएनएस मिराज है कि आईएनएस रुद्रम है कि आईएनएस संधायक है या आईएनएस अरिहंत है? तो वह आईएनएस संधायक। तो सी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 128वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? वो किया गया गोरखपुर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई सबको पता है, अगर आपने करंट पढ़ी है तो आप एकदम लगा सकते हैं। नहीं, तो ये गोरखपुर में नहीं, ये मथुरा में हुआ है, सॉरी, माफी चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरा भी दिमाग कम काम करता है ना। तो ये मथुरा इज द राइट आंसर। इसके बाद 129 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 7 वर्षों में शीर्ष स्थान पर रहा? वो है इंदौर। डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे 130 में, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलवारो ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? वो किया है, जो अल्वारो ने किया, अल्वारो चक्रवात है, उसने किसको प्रभावित किया? वो किया मेडागास्कर को। किसको किया भाई? मेडागास्कर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 131वां। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया था? वो किया था किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नामक एक संयुक्त बल अभ्यास हुआ है। ठीक है, उसके बाद 132वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद गायक शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस घराने से है? बताइए। तो उनका जो संबंध है वो किस घराने से है? 132 का आंसर बताएं। बिल्कुल, तो उनका संबंध है रामपुर घराने से। ठीक है, जो राशिद खान है, ठीक है, तो रामपुर घराने से उनका निधन हो गया। ठीक है, हिंदी शास्त्रीय गायक थे राशिद खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? भाई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो आई है उनका संबंध किससे है? वो है घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल से। जो घरों की छतें हैं उस पर उसकी जो छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल से, ये क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से संबंधित है। इसके बाद 134 में देखेंगे। निम्नलिखित में से अनुवादनी ऐप कौन सा? अनुवादनी ऐप किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लॉन्च किया जाता है? तो भाई अनुवादनी मतलब बहुत सारे भाषाओं के लिए है, तो बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, 135 देखेंगे। निम्नलिखित में से एम एस स्वामीनाथन 2024 पुरस्कार, देखो एम एस स्वामीनाथन के नाम से एक पुरस्कार है, वो पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर बी आर कंबोज, बीना अग्रवाल या सुनील भारती मित्तल। ये दिया रहेगा प्रोफेसर बी आर कंबोज। जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हाँ, और थोड़े से और बचे हैं, बाकी वो भी करा देता हूँ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा पूरा पेपर। तो सेट 3 स्टार्ट कर देंगे हम लोग। निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? भाई ऑपरेशन अमृत चलाया गया, ये चलाया गया केरल में। किस लिए? ये जो हम एंटीबायोटिक दवाएं यूज करते हैं उनको कम करने के लिए। तो कौन सा? केरल में कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन अमृत चलाया गया एंटीबायोटिक दवाओं के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 137 क्या बोला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो अभी 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था वो कौन सा शब्द है? देखो लास्ट टाइम अभी तो आया नहीं 2024 का, तो हमें 2023 का याद रखने का। तो रिज रिज शब्द को 2024 का, वो 23 का, जो कि वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संसद ने 125 वर्ष पुराने किस अधिनियम में परिवर्तन के लिए विधेयक पारित किया? तो वो है भारतीय डाकघर अधिनियम, जो कि 125 वर्ष पुराना है। तो उसको, उस विधेयक को परिवर्तन करने के लिए विधेयक पारित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक, कौन सा संगठन है? ओपेक, राइट, उसमें से अलग होने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है, किसने लिया? अंगोला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंगोला ने ओपेक से अलग होने का, जो तेल उत्पादक देश है उनका एक संगठन है ओपेक, उससे अलग होने का अंगोला ने
निर्णय लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिस अर्थ 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। तो मिस अर्थ 2023 का खिताब किसे मिला है, बताना सभी बच्चे। तो वो मिला है दित्रा जिरी को। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 141 का। तो क्या बोला क्वेश्चन में, तो भाई दिवस के बारे में और कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आप बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता, ठीक है, समझ जाओ, राष्ट्रीय उपभोक्ता 22 24 दिसंबर को, बट 22 को गणतंत्र, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद भाई लोगों, जो कि है क्या, रीजनिंग है, तो आप खुद से करिएगा। मैं आंसर एक तरीके से टिक करवा देता हूँ आपके सब सब क्वेश्चनों के, तो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग तो मैं नहीं करा सकता, मैं ओनली जीएस जीएस पूरा करा दूंगा। तो इसका देखो 142 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो 142 का आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 143, 143 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, करिएगा। इसके बाद 144, 144 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मैं सारे टिक करा दे रहा हूँ, आप बैठ के सॉल्व कर लेना। ऐसा नहीं कि, क्योंकि 10 5 क्वेश्चन है तो आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। 145 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। उसके बाद 146 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा सी ऑप्शन 106। इसके बाद 147 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम, 147 का डी ऑप्शन। इसके बाद 148 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, माँ। ठीक है, उसके बाद 149 और 150 ये दोनों बचे हैं, तो इसका 149 का आएगा ए ऑप्शन, और 150 का आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सारे मैंने टिक करा लिए, आप रोक के एक बार सॉल्व कर लेना। सॉल्व जरूर करना, और फिर अपना एक अनुमान लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो सेट नंबर 2 हमने क्या किया बच्चों, पूरा कंप्लीट किया। क्या किया, सेट नंबर 2 जो कि हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, जो भी क्लास देख रहे हैं, राइट, जो भी क्लास लेते हैं, प्लीज बताएं आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अब हम अगली क्लास में लाएंगे सेट नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।